पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान। देखिए, जब हम ये शब्द सुनते हैं ना, तो लगता है कि इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है, पॉलिटिक्स के बारे में ही तो होगा। पर रुकिए, असल में सब्जेक्ट क्या पढ़ता है, इसका दायरा क्या है, इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। और पता है, ये वक्त के साथ पूरी तरह से बदल गई है। तो सवाल यही उठता है कि राजनीति असल में किसकी स्टडी करती है? क्या ये सिर्फ राज्य और सरकार के बारे में है, या फिर लोगों के बारे में? या असल खेल तो शक्ति यानी पावर का है? इसका जवाब आज वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा 100 साल पहले हुआ करता था। और इस पूरे सफर को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, दायरा, जिसे इंग्लिश में स्कोप कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी सब्जेक्ट की सीमाएं, मतलब वो कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम यही देखने वाले हैं कि ये दायरा बदला कैसे। हम बात करेंगे पारंपरिक नजरिए की, फिर देखेंगे 1948 में आया वो बड़ा मोड़, इसके बाद हम समझेंगे कि आज का आधुनिक दृष्टिकोण क्या कहता है, और आखिर में ये देखेंगे कि ये विषय फिलॉसफी से साइंस कैसे बन गया। चलिए शुरुआत करते हैं पारंपरिक सोच से, एक ऐसी दुनिया से जहां इस विषय की कोई तय सीमाएं ही नहीं थी। अगर हम बहुत पीछे जाएं प्राचीन ग्रीस में, तो वहां राजनीति का मतलब कुछ और ही था। वहां राजनीति मतलब एक नागरिक की पूरी जिंदगी का अध्ययन, मतलब उसका निजी जीवन, उसका सामाजिक जीवन, उसका नैतिक जीवन, सब कुछ, लिटरली सब कुछ राजनीति का ही हिस्सा माना जाता था। कोई बंटवारा था ही नहीं। और देखिए, इसी वजह से उस दौर में राज्य और समाज को अलग अलग देखा ही नहीं जाता था। जो राज्य था वही समाज था। दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं, बल्कि एक ही चीज माना जाता था। और ठीक इसी तरह राजनीति और नैतिकता यानी एथिक्स भी एक दूसरे में घुले मिले थे। एक अच्छा जीवन क्या होता है, एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, ये सारे सवाल राजनीति के केंद्र में थे। और यही चीज इसे दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी का एक हिस्सा बना देती थी। लेकिन फिर आया साल 1948, एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल दिया। यहीं से इस विषय की सीमाएं तय होना शुरू हुई। हुआ ये कि 1948 में यूनेस्को ने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसमें दुनिया भर के विद्वान इकट्ठा हुए और पहली बार इस बात पर एक सहमति बनी कि भाई, पॉलिटिकल साइंस का एक तय दायरा होना चाहिए। ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम था। तो इस कॉन्फ्रेंस ने कह सकते हैं कि 4 मेन पिलर्स तय किए। पहला, इंसान की पॉलिटिकल लाइफ की स्टडी की जाए। दूसरा, स्टेट यानी राज्य की स्टडी हो। तीसरा, सरकार का अध्ययन किया जाए। और चौथा, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी समस्याएं हैं उनको समझा जाए। सोचिए, पहली बार जाकर इस सब्जेक्ट को एक साफ सुथरा ढांचा मिला। और अब आता है आधुनिक दौर, जिसे हम व्यवहारवादी क्रांति यानी बिहेवियरल रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। 1948 के बाद विद्वानों ने ये महसूस किया कि सिर्फ संस्थाओं को पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। अगर राजनीति को समझना है तो हमें इंसानी व्यवहार को समझना होगा, क्योंकि इंसान सिर्फ तर्क से नहीं, अपनी भावनाओं से भी फैसले लेता है, और असल में तो यही चीज राजनीति को चलाती है। और बस यहीं से स्टडी के नए नए एरिया खुल गए। अब जोर इंसानी राजनीतिक व्यवहार पर था। शक्ति यानी पावर का असली खेल क्या है, इस पर था। नेता और आम लोग फैसले लेते कैसे हैं, उस पूरी प्रक्रिया पर था। समाज में टकराव क्यों होते हैं और उन्हें कैसे सुलझाया जाता है, ये सब नए सवाल थे। तो ये पूरा सफर था फिलॉसफी से साइंस तक का। पर सवाल यह है कि इस बदलाव का मतलब क्या है, ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इस टेबल से सारी कहानी एकदम साफ हो जाती है। पारंपरिक सोच का फोकस राज्य पर था, जबकि आधुनिक सोच का फोकस इंसानी व्यवहार पर है। पहले इस पर फिलॉसफी और इतिहास का असर था, अब दूसरे सोशल साइंसेस का है। और सबसे बड़ा फर्क यह है कि ये विषय नैतिक सवालों से हटकर वैज्ञानिक और तथ्यों पर आधारित हो गया। तो इस पूरे विकास का निचोड़ बस इतना सा है कि राजनीति विज्ञान अब दर्शन शास्त्र की कोई ब्रांच नहीं रहा। इसने अपनी एक अलग, एक स्वतंत्र पहचान बनाई, एक सोशल साइंस के तौर पर। तो अब जब हम राजनीति के बारे में कुछ पढ़ते हैं या कोई खबर सुनते हैं, तो ये सवाल बहुत अहम हो जाता है। क्या हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए, या फिर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? सोचिएगा जरूर।